लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर आपको मिलेगी फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत इजी सॉल्यूशन, जिससे आप अपने किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स की लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको आराम से समझ के उनको सोल्व कर पाए, जिससे आपकी एक अच्छी रैंक आए और आप एक फिजिक्स को एक अच्छे सब्जेक्ट के तौर पर देख सकें। तो पिछली सीरीज में हमने क्या पढ़ा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा और उससे हमने जो भी टॉपिक थे आपके एनसीईआरटीज में जितने भी टॉपिक थे उन सबको हमने बहुत क्लियरली और उसके डेरिवेशन सहित पढ़ा। तो अब जो हमने ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम होगा चैप्टर नंबर 7 AC। कुछ लोग इसको बहुत हार्ड चैप्टर भी बोलते हैं चैप्टर नंबर 7 को, जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके भी 3 पिलर्स हैं, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम इसका बिल्कुल ही बेस बनाते हुए चलेंगे। तो अभी मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता रहा इसके बारे में, लेकिन आज बस हम ये डिस्कस कर पाएंगे कि हमारे पास कि जो हमारा पोटेंशियल होता है या जो हमने वोल्टेज पढ़ा था पिछली बार, जो हमारे पास कोई कॉइल होती है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व करती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो आज हम उसी ईएमएफ की जो इक्वेशन थी उसको लेकर थोड़ा वोल्टेज की जो इक्वेशन बन सकती है उसके हिसाब से पढ़ेंगे या उसको पढ़ेंगे और उसको करंट के हिसाब से भी पढ़ेंगे कि करंट के रिलेशन में वो वाली इक्वेशन किस तरीके से वैलिड होती है, ठीक है ना। तो आज हमारा कंसेप्ट रहेगा कि वोल्टेज की इक्वेशन पढ़ना, करंट की इक्वेशन पढ़ना, एक वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालना, ठीक है ना, या फिर एक वोल्टेज या करंट की एवरेज वैल्यू निकालना, या फिर एक वोल्टेज या करंट की हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालना, ठीक है। तो उसके लिए चलो हम अपना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीछे वाला। हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी कोइल है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर रही है तो उसके अंदर क्या बनता है, ईएमएफ। जो उसका ईएमएफ बनता है वो बनता है E = NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो हमने पढ़ा था। जो ईएमएफ बनता है वो क्या बनता है, E = NBA ओमेगा और क्या था, साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, इतने पूरे हिस्से को Emax, और ये क्या होता है हमारा साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे जो Emax की वैल्यू होती है वो क्या होती है, NBA × ओमेगा, ठीक है। तो Emax की वैल्यू क्या होती है, NBA × ओमेगा। फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो Emax की वैल्यू, मैं इसको Emax क्यों बोलता हूँ, क्योंकि E की वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 या फिर -1, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है ना। जब ये कब होगा, जब हमारा ओमेगा टी है, फिर हम बोल देते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 90 डिग्री। ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब जब हमारा एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड व्हेन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, देन साइन ओमेगा टी इज 0। तो हमारा ईएमएफ का निकलेगा 0। और जब हमारा ये वाली कंडीशन लगेगी, जब हमारा ईएमएफ का निकलेगा मैक्सिमम। अगर इस वैल्यू वन कर देते हैं तो E की वैल्यू क्या निकलती है, NBA × ओमेगा। क्या E की वैल्यू से ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकती। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, Emax। तो Emax वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास, NBA × ओमेगा। ये हमने एक छोटा सा रिवीजन करा जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि हमें इसके आगे हमें इस वाली इक्वेशन से क्या बात सीखनी है। तो हम चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट कैसे करंट होता है, जो एक टाइम के हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज करता है, जो एक टाइम के हिसाब से अपनी वैल्यू क्या करता है, चेंज, वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। कहने का मतलब अगर आप एक टाइम के एक्सिस है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने बहुत सारे टाइम पर कट लगा रखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले टाइम पर करंट की कितनी वैल्यू है, तो आप बोलोगे इस वाले टाइम पे करंट की ये वाली वैल्यू है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस वाले सेकंड वाले टाइम पे करंट की कितनी वैल्यू है, तो आप बोलोगे करंट की वैल्यू 0 है। फिर मैं पूछता हूँ थर्ड पे कितनी, तो आप क्या बोलते हो, माइनस है। तो कहने का मतलब करंट की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज, पॉजिटिव भी जा रही है, नेगेटिव भी जा रही है, 0 भी बन रही है। ये किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो जब कभी भी हमारे करंट टाइम पे डिपेंड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है। अब जो इसकी इक्वेशन होती है वो क्या होगी, E या फिर वोल्टेज मानते हैं V = V0 sin × ओमेगा t, या फिर V = V0 sin ओमेगा t की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। और जहां पे हमारे V0 की वैल्यू क्या है, NBA × ओमेगा, सही है। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक था जो हमने इससे पहले ही पढ़ा था। हम क्या पढ़े थे, ईएमएफ पढ़े थे, और ईएमएफ भी क्या होता है, वोल्टेज। तो हमने ईएमएफ लिखा यहाँ पे V = V0 sin ओमेगा t और एक हमने V = V0 sin थीटा, ठीक है ना। अब हमें क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V/R। तो V का फॉर्मूला V0 sin थीटा/R।
तो अगर मैं इसको इतना कंपोनेंट एक साथ लिख दूं तो क्या मान लूं आई नोट, तो क्या बन जाएगा आई नोट साइन थीटा। तो कहने का मतलब आई की हमने इक्वेशन निकाल ली करंट की, हो गया आई नोट साइन थीटा। तो हमने दो इक्वेशन निकाल दी करंट की और वोल्टेज की। वोल्टेज इक्वेशन का इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या फिर साइन थीटा, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन थीटा, या फिर हम क्या मान सकते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी। तो हमने क्या निकाल दी करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन। ये कौन सी है जो एसी के लिए इस्तेमाल करेंगे हम इस चैप्टर के शुरुआत से लेके लास्ट तक, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि एक एवरेज वैल्यू क्या होती है एक साइकिल की, एवरेज वैल्यू क्या होती है एक साइकिल जब हम वोल्टेज पढ़ते हैं जब हम करंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वाली वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, और फिर उससे पहले में छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है उसकी एक जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 क्यों आती है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा पढ़ने वाला कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या होगा कि द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल। अब हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास एक एसी वोल्टेज है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी एक साइकिल पूरी इस तरीके से बनेगी, एक तो पॉजिटिव साइकिल है, क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एक पॉजिटिव साइकिल है, क्या नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका टाइम कितना लग रहा है टी, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 2 पाई इसका क्या होगा पूरा का पूरा एक एंगल कवर होगा रेडियन में, ठीक है। और ये इसकी क्या होगी मैक्सिमम वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं वी नोट, और ये भी क्या होगी इसकी मैक्सिमम वोल्टेज को क्या बोलते हैं माइनस का वी नोट, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में किसमें नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब हमें क्या निकालना है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए अब हम पहले क्या मान लेते कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसपे हम एसी के सारे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन सोल्व कर सके, क्योंकि एसी की वैल्यू लगातार क्या होती है चेंज। अगर एसी की वैल्यू लगातार क्या होगी चेंज, तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कौन सी एसी वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका दोस्त कह रहा है कि भाई 2 सेकंड वाली ले लो, और 2 सेकंड वाली 0 वाली है, और आपका मन कर रहा है 3 सेकंड का लेने वाला, तो 3 सेकंड वाली क्या होगी लगभग माइनस क्या होगी, या फिर उससे कम वाली क्या होगी पॉजिटिव क्या होगी। तो हम कहने का मतलब कि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं इसका एक्सप्रेशन करते हैं तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि एसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो हमें उसकी क्या चाहिए फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू के लिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम उसकी एवरेज वैल्यू निकाल दें, ठीक है ना। जब हम हमारा अगर एवरेज वैल्यू से काम चल गया तो ठीक है, वरना हम एक चीज निकालते हैं इसमें आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना। हम उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पर हम ये देख लेंगे कि हमारा एवरेज वैल्यू से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैं देखो अभी एवरेज वैल्यू पढ़े तो उससे पहले मैं आपको कुछ छोटा सा बताना चाहता हूँ इस चैप्टर में। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप उसको इजीली समझ जाओगे, अगर आपके पास बायो है तो आप उसको सिंपल सी ये वाली चीज याद कर सकते हो। ये आपकी ये वाली चीज आपको हर एक जगह काम आएगी, जहां पे भी आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अटकेगा और वहाँ इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे नहीं, ठीक है ना। वो वाली चीज क्या है देखो, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स या फिर साइन थीटा, ठीक है ना। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक शर्त है, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है 0 से लेकर 2 पाई, कहां से कहां तक करना है 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है ना। अगर मैं पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कोस फंक्शन लूं कोस थीटा और इसका इंटीग्रेशन करूं पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए, ध्यान देना है कि कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। अब हमें अब बस जो मैथ्स वाले हैं मैं उनको प्रूफ करके दिखा दूंगा, और जो बायो वाले जिस बात को नहीं समझ सकते आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर मुझे कभी भी साइन थीटा डी थीटा दिख जाए और ये लिमिट दिख जाए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, तो मैं आंसर कर दूंगा उसका डायरेक्ट 0, ठीक है ना। अगर मुझे कॉस थीटा डी थीटा दिख जाए और लिमिट है 0 से 2 पाई, तो उसका आंसर लिख दूंगा 0। ये चीज टेलर कोड के लिए वैलिड नहीं है, तो इस बात पर बेहद ध्यान रखें, ठीक है ना। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, मैं बस साइन वाले में दिखाऊंगा, कोस वाला आपको समझ जाना, ठीक है ना, मैथ वाले बच्चे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये वाला एक्सप्रेशन मैं केवल मैथ वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा, इसलिए वो भी केवल कौन सा साइन वाला, ठीक है ना। तो क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस थीटा, ठीक है। लिमिट क्या चलेगी 0 से लेके 2 पाई, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो माइनस का कोस 2 पाई माइनस माइनस का कोस 0, ठीक है ना। कोस 2 पाई क्या होता है 1, तो माइनस 1, कोस 0 भी क्या होता है 1, तो क्या हो गया 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 क्या बन गया 0। तो कहने का मतलब अगर हम एक साइन थीटा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे साइन, तो उसकी कंप्लीट साइकिल की वैल्यू क्या आती है 0। सिमिलर कोस के लिए भी होता है। तो अगर आपका मन है तो आप दोबारा से इतना बड़ा कर लो, वरना आप बस एक चीज याद रखो, अगर कभी भी साइन का फंक्शन होगा और उसकी लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई और कंप्लीट साइकिल, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0। और अगर सेम केस के साथ जो होता है कॉस के साथ, तो भी उसका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हम प्रूव करते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या है पूरी एक एसी साइकिल की, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालना चाहूँ तो भी एवरेज का निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरी साइकिल का 0 से 2 पाई किस वाले फंक्शन का v और किसके साथ डी थीटा, और यहाँ भी क्या होगा हमारा 0 से 2 पाई एवरेज लगाया तो नीचे क्या जाएगा हमारे पास डी थीटा, ठीक है ना। जिसको ये वाली चीज नहीं पता हो याद कर लें, v की वैल्यू क्या होती है v नॉट साइन थीटा, और ये क्या होगा डी थीटा, लिमिट क्या चल रही है
0 से 2 पाई अपॉन ये वाली लिमिट क्या होगी थीटा, और लिमिट क्या चली गई थी 0 से लेके 2 पाई, तो वी नॉट तो बाहर आ गया। अब देखो अपना वो वाला फंक्शन बन गया नहीं बन गया, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। तो यहाँ पे 0 से 2 पाई लिमिट है, साइन थीटा फंक्शन है, डी थीटा भी है, तो इस पूरे की कंप्लीट वैल्यू क्या होती है 0। तो तुम 0 की मल्टीप्लाइजेशन करोगे आंसर क्या आएगा 0, और 0 को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा 0। तो कहने का मतलब वी एवरेज की वैल्यू क्या आएगी 0 फॉर एसी साइकिल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कभी भी एसी साइकिल लेते हैं और उसके एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उससे हमें आंसर कितना मिलेगा हमेशा 0। इसका मतलब हम एवरेज निकाल के एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही क्या है नेगेटिव। तो अगर आपके एग्जाम में ये बात पूछ ली जाए आपसे कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी साइकिल, तो उसका आंसर क्या होगा 0। इसलिए हम कभी भी एक एसी करंट के लिए, एसी वोल्टेज के लिए उसकी एवरेज वैल्यू का इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 0। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एसी की वैल्यू की एसी करंट या फिर वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाए 0। तो इसलिए हमेशा इसके लिए क्या करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो हमारा अगला टॉपिक होगा पढ़ने वाला कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, और पीक वैल्यू वोल्टेज, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है वोल्टेज की और करंट की। सो आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में फिजिक्स से क्लास 12 से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे शेयर करें, कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाकर पहुंचा सकूं। सो थैंक यू।